हमारे वहाँ एटीएस के अंदर तो बाकायदा टॉर्चर सेल है और बना है। जब मैं कोर्ट के अंदर ऑन और डिपोजिशन दे रहा था तो जज ने कहा क्या एटीएस में टॉर्चर सेल है आप कहते हो, ऊपर लिखा है क्या टॉर्चर सेल है? तो जज को यकीन नहीं आ रहा था। जो इलीगल टॉर्चर होता है, मतलब जब इलीगल आपको तरीके पे रखा जाता है, वो सबसे ज़्यादा गंभीर होता है। बंदी दुआ मांगते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि किसी तरह से हम इस इलीगल टॉर्चर से निकल कर लीगल टॉर्चर में आए, मतलब कोर्ट में पेश कर दें एक बार हमको बस। कल किसी ने मुझे कहा कि भाई ये तो माना जाता है कि जब तक ये टॉर्चर नहीं करेंगे तो पुलिस वालों को कोई इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा नहीं आरोपी। मैंने कहा ओके, आप एक प्रोविज़न ले आइए कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में टॉर्चर मस्ट है। आप एक पार्लियामेंट में बिल ले आइए और आप इसको कबूल कीजिए ना कि टॉर्चर करना ज़रूरी है। चाहे आमिर का केस हो, चाहे हमारा केस हो, आज तक डिनाई कर रहे हैं कि हमने टॉर्चर नहीं किया। जो बंदी खासकर जो जेल में ज़्यादा समय गुजारता है, तो उसकी आयु तो काउंटिंग में बढ़ जाती है, लेकिन उसकी दुनिया या उम्र वो वहीं पर रुकी होती है। हमारे रिश्तेदार इसलिए दूर नहीं गए कि वो हम पर शक कर रहे थे कि ये दहशतगर्द है। वो इसलिए दूर गए कि एटीएस का इन पर अज़ाब आया है, अगर हमने इनसे कोई ताल्लुक़ रखा तो वो अज़ाब हम पर भी आ सकता है। रूस के एक विद्वान हैं जिनका मुझको अभी नाम याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज को करीबी से आप समझना चाहते हैं, तो आप उस समाज की जेलों की व्यवस्था देखें, तो आपको उसका दर्पण आपको वहाँ पर आसानी से उस समाज को आप समझ पाएँगे। 19 साल का मुआवज़ा आप कैलकुलेशन करके बताइए। दुनिया का कौन-सा मुआवज़ा 19 साल का होगा? मेरी खुशियाँ, मेरी ज़िंदगी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ-बाप सब मुझसे दूर रहे। मेरी जवानी चली गई। आप जवानी लाकर दे सकते थे। सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद। मैं हर्षमंदर हूँ। ये दाग दाग उजाला जो एक सीरीज़ हम अ, देश के हालात के बारे में जो बातचीत की का जो सिलसिला है, उसकी श्रृंखला में आज फिर से हाजिर हैं। कुछ दिन पहले खबर आई कि 19 साल के कैद के बाद 12 लोग को रिहा किया गया है। उनके ऊपर आतंकवाद मुंबई में 2006 में एक साथ बहुत सारे प्रेशर कुकर में बॉम्ब्स थे। उनके बर्स्ट होने से 200 से ज़्यादा लोगों की जानें गईं, 700 लोग घायल हुए। उस आरोप में कि वो उसमें शामिल थे, उनकी भूमिका उसमें थी। ये 12 लोग, उनसे भी ज़्यादा लोग थे, पर ये 12 लोग 19 साल जेल में गुजारने के बाद अब कोर्ट कहती है, बॉम्बे हाई कोर्ट के रत्ती भर भी सबूत जिस पे विश्वास किया जा सकता है, रत्ती भर की भी सबूत नहीं है। मेरे साथ जो दो दोस्त बैठे हैं जो इस बातचीत में शामिल होंगे, इन दोनों ने, एक ने अब्दुल वहीद शेख ने इसी मामले में, बॉम्बे के ट्रेन ब्लास्ट के मामले में आपने 9 साल जेल में गुजारे और आप 10 साल पहले आपको बेगुनाह साबित करते हुए आपको रिलीज किया गया। और मोहम्मद आमिर खान हैं जिन्होंने इससे पहले भी उनको भी 1996 में दिल्ली में कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। 1998 में उनको अचानक, सिर्फ 18 साल की उम्र उनकी थी, अचानक पुलिस ने एक तरह से अगवा तक कर दिया और 14 साल उन्होंने भी जेल में गुजारे।
तो हम सोचे कि इन सारे सवालों का सबसे सबसे बड़े जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वही हैं जो इससे गुजरे हैं, और उनसे बातचीत बहुत ज़रूरी है। बहुत ध्यान से आप लोग भी सुने इनकी बातें। आपने 9 साल जेल में गुजारे, आपने 14 साल जेल में गुजारे, और न्यायालय ने फिर तय किया कि वो पूरी तरह से आप दोनों निर्दोष हैं, और आप बाहर निकले। खुद की तकलीफ़ें तो बहुत थी, पर आप दोनों ने अपने अपने तरीके से समाज में नाइंसाफ़ी, नफ़रत, जुल्म ना बढ़े, उसके लिए आपने बहुत सारी कोशिशें की। अब्दुल वाहिद साहब तो टीचर थे, वापस आप टीचर बने हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ आपने पीएचडी की। पीएचडी में ये कोशिश की कि बेगुनाह कैदियों की क्या ज़िंदगी होती है, क्या तकलीफ़ें होती हैं, उसकी पूरी एक समझ सरकार के सामने, समाज के सामने रखने की आपने कोशिश की। और इनके जैसे अलग लोग जो जो बेगुनाह रहे, उनकी उनकी सहायता के लिए भी आपने बहुत मेहनत की। और आमिर तो हम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हैं। मेरे मेरे साथ निजी तौर पे हम लोग कारवाने मोहब्बत की शुरुआत हमने 2017 में की, और उस वक्त से, उससे भी पहले आप जुड़े हैं। कारवाने मोहब्बत का एक बहुत अहम आपकी भूमिका रही है। नफ़रत से पीड़ित, लिंचिंग से प्रभावित जो लोग हैं, एक तरफ इंसाफ की लड़ाई, लेकिन दूसरी तरफ उनके उनके परिवारों को सहायता देना, उनको सांत्वना देना, उनके बच्चों की पढ़ाई कराना, इस सब के काम में आमिर जुड़े हुए हैं। कई बार स्कूलों में भी जाके संविधान के मूल्यों के बारे में बच्चों को समझाने की कोशिश भी आप करते हैं। तो अब इन्होंने अपनी कहानियाँ भी वैसे किताबों में लिखी है। अब्दुल वाहिद शेख ने इनोसेंट प्रिजनर्स, ये इनफैक्ट छुप छुप के जेल में बैठ के उन्होंने ये किताब पूरी लिखी। इसका हिंदी और उर्दू वगैरह में अनुवाद भी हुआ है। और बहुत विशेष बात यह है कि उन्होंने इस दौरान जेल से निकलने के बाद अपना पीएचडी भी संपन्न किया है इसी विषय पे, कि ये जो जेल में जो बेगुनाह कैदियों की क्या ज़िंदगी होती है, उसमें आपने, और आपको बहुत बधाई कि आपने एक पीएचडी पूरी की है, और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें आपसे इसके बारे में समझने में मौका भी मिलेगा। आपने मेरे हाथ में जो रिलीज़ हुए हैं, एहतिशाम सिद्दीकी, उन्होंने एक्चुअली कविता के तौर पे अपनी क्या अनुभव थे जेल में, उसके बारे में भी किताब लिखी है। और आमिर जो हमारे दोस्त हैं यहाँ बैठे हैं, आमिर की फ्रेम्ड एज अ टेररिस्ट, माय 14 years स्ट्रगल टू प्रूव माय इनोसेंस, उनकी किताब बहुत मार्मिक, दिल को छूती है। ऐसी किताब उन्होंने लिखी अपने संघर्षों के बारे में भी, लेकिन उन संघर्षों में, उस जुल्म के बीच में उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, उसके बारे में आपने इसमें बहुत विस्तार में बताया है। इसको 8 हिंदुस्तानी भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ है। मेरे पास हिंदी और पंजाबी के संस्करण हैं। तो बातचीत शुरू वहीं से करते हैं कि जब पुलिस ने आपको पकड़ा, तो आपका पहला अनुभव क्या रहा? बॉम्बे हाई कोर्ट खुद मानती है कि बहुत टॉर्चर हुआ है, और ज़बरदस्ती आप सभी से एक तरह से
जो आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि कन्फेशन पत्र पे आपसे उन्होंने, तो आपका जो अनुभव था, आप स्कूल के टीचर थे इतना मैं जानता हूँ, आपने विस्तार में इसके बारे में लिखा है। क्या हुआ आपके साथ शुरू के वक्त में, क्या हुआ? बहुत शुक्रिया हर्ष सर, आपने यहाँ बुलाया और एक तरह से बातचीत का मौका दिया। कारवाने मोहब्बत से हमें मोहब्बत है, इसलिए कि हक की आवाज़ और सच की आवाज़ को ये दूर दूर तक पहुँचाने में इसका काफ़ी योगदान है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो उस वक्त भी आपके ज़रिए से स्टोरी हुई थी कारवाने मोहब्बत में, और बहुत ही अच्छी स्टोरी वो आई थी, अभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ अगर गिरफ्तारी की बात करें 2006 की, 11 जुलाई 2006 को जो ब्लास्ट हुए बॉम्बे में, सीरियल ब्लास्ट हुए और बहुत ही ख़तरनाक ब्लास्ट थे। 200 से ज़ायद लोग हलाक हुए, 700 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए। वो लोकल ट्रेन्स में बॉम्बे लोकल ट्रेन्स, और लोकल ट्रेन्स के अंदर भी आप जानते हैं कि जो फर्स्ट क्लास का जो कंपार्टमेंट होता है वो जो शाम के समय वो भी ओवर पैक होता है, ओवर पैक्ड हो जाता है, वो खाली नहीं रहता, ऐसे भी खाली नहीं रहता और बहुत पैक होता है। और उसके जेंट्स फर्स्ट क्लास 7 कंपार्टमेंट और अलग अलग ट्रेनों में एक साथ 6 मिनट के अंदर 7 ब्लास्ट होते हैं और इतने लोग हलाक होते हैं। और प्रेशर कुकर के अंदर रखते हैं तो उससे ब्लास्ट और भी ज्यादा नहीं, ये प्रेशर कुकर की थ्योरी एटीएस की। अच्छा, हाई कोर्ट के जजमेंट में मैं आज पढ़ रहा था, मैं आपको पैराग्राफ नंबर भी बता सकता हूँ। हाई कोर्ट के जजमेंट में जज ने लिखा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एटीएस मिजरेबली फेल्ड, कि उनको यही नहीं पता कि बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है उसका ट्रिगर कौन सा इस्तेमाल किया गया। वो रिमोट कंट्रोल था, वो कोई और डिवाइस था, उनको आज तक नहीं पता, उनकी इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं। अब वहां पर जब ब्लास्ट हुआ तो जो उसके डेब्रिस कुछ पड़े हुए थे तो उसमें उनको प्रेशर कुकर की एक सीटी मिल गई, बस इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हो ना हो इतना पावरफुल है तो ये प्रेशर कुकर के इस्तेमाल किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन में गलत लोगों को फंसाया गया है वो एक गंभीर बात है, बट जस्ट क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन तकनीकी तौर पे ही इतना रद्दी है कि एनीवे आप आगे बढ़ाएं। तो अच्छा, वो एक, अब मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट के हम उस पर चले जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना व्यक्तिगत अनुभव बताइए। उसमें एक बात ये भी है कि इनका ये कहना है कि प्रेशर कुकर में रखा, उसको काले बैग में रखा और वो काला बैग लेकर ट्रेन में चढ़े और वो काला बैग रैक पे रख दिया उन्होंने और उतर गए थे ब्लास्ट। अब हाई कोर्ट ने सवाल उठाया है कि वो बैग का साइज क्या था। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने आज तक के वो साइज पर भी बात नहीं की, और आपको सुन के हैरत होगी, हाई कोर्ट ने अपने दिमाग से ये सोचा कि अगर मान लो ये प्रेशर कुकर में रखा गया, मान लो ये जो सीटी मिली है, गैस्केट मिला, ये चीजें मिली है, ये अगर 5 लीटर का है जो कि वो साइज था, तो 5 लीटर का प्रेशर कुकर एक कितने साइज के अंदर आएगा और वो कितने बड़े बैग के अंदर समाएगा। उन्होंने कहा A4 साइज का जो पेपर होता है ना, बस उतना साइज का बैग है। और हाईकोर्ट के जज ये कहते हैं कि ये साइज का बैग लेके चढ़ना बॉम्बे लोकल ट्रेन में कोई अनयूजुअल बात नहीं है कि किसी को देख के अरे बहुत बड़ा बैग लेके चढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं थी। तो मैं फिर उस पर आता हूँ 2006 पर, कि अरेस्टिंग हमारी 2006 में कैसे हुई? ब्लास्ट के फौरन बाद नहीं। अच्छा, हमारी अरेस्टिंग होती है सितंबर एंड में, ब्लास्ट होता है 11 जुलाई। 3 महीने के बाद हमारी अरेस्टिंग होती है। उसके बीच में आपके साथ कुछ नहीं हुआ है। उसके बीच में ये हुआ कि हम फरार नहीं हुए, हम पुलिस से छुपते नहीं रहे, हमने अपने आप को देश से बाहर भाग जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमको जब जब पुलिस ने बुलाया तब से पूछताछ के लिए बुलाना शुरू कर दिया। बुलाना इसलिए शुरू किया कि हमारा टीचर थे, मैं टीचर था और मेरे ऊपर 2001 का सिमी का एक केस पेंडिंग था, वो भी केस झूठा था, वो भी केस खत्म हो गया। उस केस के आधार पर पुलिस ने बुलाना शुरू किया। हम जाते थे, कभी 2 घंटा बिठाते थे, कभी 2 दिन बिठाते थे,
कभी 2 डंडे मारते थे, कभी 200 डंडे मारते थे, हम बर्दाश्त करते थे। हम ये सोचते थे कि भाई पुलिस के साथ कोऑपरेट किया जाना चाहिए और पुलिस ये गलतफ़हमी में मार रही है। जब उनको ओरिजिनल लोग मिल जाएँगे तो ये मारना बंद कर देंगे और छोड़ देंगे। पर वैसे पुलिस को जांच में भी मारपीट करने का यस, तो हक यस, नहीं आई है। एग्री, हम्म, आई एग्री। लेकिन हम बड़ा दिल रख के मार खा रहे थे कि चलिए हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ पूरा ताउन करते, कोऑपरेट करते। उनको शायद गलतफ़हमी है तो वो गलतफ़हमी दूर हो जाए। जी। तब तक विश्वास था। विश्वास था, हम जा रहे थे, जब बुलाते थे हम जाते थे। मैं ही नहीं, इस केस के जो ऑलमोस्ट जो एक्यूज़ है उन सबको बुलाया जाता। अब इन्होंने क्या किया, कभी 4 दिन, कभी 8 दिन इल्लीगल डिटेन कर दिया। घर वालों को धमकी देने लगे, वकील नहीं करना, मीडिया के पास नहीं जाना, किसी कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल नहीं करना, सबसे दूर रखा गया। और हमको ये धमकी दी गई कि अगर आप में से किसी ने ऐसी हरकत की तो फ़ौरन आपको इस ब्लास्ट के केस में अरेस्ट कर लें। तो इस धमकी के चलते बेचारे हम भी खामोश थे, हमारे घर वाले भी खामोश थे। और जब इन्होंने पूरी तरह से ठोंक बजाकर देख लिया कि इनका कोई ब्लास्ट से लेना देना नहीं है, तो अल्टीमेटली इनको छोड़ देना चाहिए था। इन्होंने छोड़ा, लेकिन इनके पास ओरिजिनल लोग नहीं मिले, ना उस वक्त मिले ना आज मिले। तो इन्होंने सोचा कि यार क्या किया जाए। तो कुछ ऐसे ऐसे ही जो है, जो बलि के बकरे हैं इनको बना दो, इनके ऊपर सिमी का केस भी है, ये मुसलमान भी है, ये दाढ़ी टोपी भी लगाते हैं, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी है, तो ये अच्छा सॉफ्ट टारगेट है, इनको डाल दो, कुछ होगा नहीं। कोई बोलेगा नहीं, हम बोल देंगे सिमी से जुड़े हुए, हम कह देंगे लश्कर तैयबा से इनका ताल्लुक है, हम कह देंगे आईएसआई के एजेंट है, तो मीडिया भी खुश, गवर्नमेंट भी खुश। और आम पब्लिक, सिविल सोसाइटी के लोग सवाल उठाएंगे तो हम ये चीज़ें रख देंगे। अलकायदा मैनुअल बार-बार लेकर आते थे वो, कि ये लोग अलकायदा मैनुअल पर चलने वाले लोग हैं, जो पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि हमको टॉर्चर किया जाए। तो जज भी खामोश हो जाता था, मीडिया वाले भी खामोश। अब इन्होंने एक-एक करके, और बाकी जो 12 प्लस एक का इंतकाल भी हुआ, तो आपके अलावा 13 और लोग थे? मेरे अलावा 12 लोग हैं, टोटल 13। टोटल 13। तो वो उनको कैसे चुना गया? उनमें मतलब कैसे कैसे लोग थे वो? उनमें सब मुसलमान थे, वो तो है ही। सब भारतीय थे, सब जो है संविधान पे विश्वास रखने वाले थे, सब पुलिस को कोऑपरेट करने वाले थे। लेकिन जैसे मैंने बताया मेरे पे सिमी का केस था, ये इस शक की बुनियाद पे मुझे बुलाया। और भी 2-3 लोग थे, उन पे सिमी का केस था। कमाल के ऊपर हत्यारों का, कुछ बंदूक हत्यारों का कोई केस दिल्ली पुलिस ने बनाया था। दिल्ली पुलिस ऐसे ही बदनाम है और उसको सिविल सोसाइटी के लोगों ने काफ़ी एक्सपोज भी किया। रोजी रोटी क्या थी उन सब की? देखिए, मैं जैसे टीचर था और डॉक्टर तनवीर जो बॉम्बे के हैं, वो एक हॉस्पिटल में जो है प्रैक्टिस करते थे। कमाल अंसारी जो है वो सीज़नल धंधा करते थे, कभी चिकन का, कभी प्याज बेचते हैं, कभी आम बेचते हैं, सीज़नल धंधा अपने बीवी बच्चों का पालने के लिए। जिसमें एहतशाम थे, वो बुक पब्लिशर थे, किताबें, इस्लामी किताबें छापते थे। साजिद जो थे वो मोबाइल रिपेयरर थे। 19 साल पहले जो शख्स मोबाइल रिपेयरर था, लोगों को मोबाइल सिखाता था, आज ये कंडीशन है कि वो आज मोबाइल चला नहीं सकता, एंड्रॉयड फ़ोन चला नहीं सकता, क्योंकि उनको कभी अनुभव ही नहीं था। अब अनुभव नहीं। मुझसे पूछते हैं कि व्हाट्सएप कैसे खोला जाएगा, इसमें डायल कैसे किया जाएगा, इसमें कॉल कैसे किया जाएगा। ये सिचुएशन जो है पुलिस ने कर दी है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारे ही लोग कुछ ना कुछ काम धंधा करते थे, सबकी शादी हो गई थी ऑलमोस्ट, सबके बच्चे थे और सब फैमिली वाले लोग। और उठाने का आधार यही था कि किसी ना किसी पे कोई पुराना छोटा बड़ा केस था और शक की बुनियाद पे उन्होंने उठाया, पूछताछ की, उनको पता चल गया ये लोग नहीं है, लेकिन छोड़ भी दिया। लेकिन फिर धोखे से बुलाकर किसी को पकड़ना ही था। जी। पर आमिर, आपका भी इसी तरह से, पर आपके ऊपर तो कोई इस तरह का भी केस नहीं था, तो क्या हुआ, कैसे आपको? जैसा आपने बताया, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस संवेदनशील मुद्दे पर आपने चर्चा रखी। अक्सर देखा गया है कि इस तरह के मुद्दों के ऊपर समाज के अंदर कोई चर्चा, बातचीत, संवेदना नहीं होती है, नहीं देखी नहीं जाती है। पर इसका इफेक्ट एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर पड़ता है जब कोई निर्दोष व्यक्ति को इस तरह के गंभीर आरोपों में बंद किया जाता है और मेन स्ट्रीम की मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ बनाती हैं। लंबे समय तक वो जेल में व्यक्ति रहता है और फिर वो
काफ़ी समय बाद हम काफ़ी दर्जनों केसेस हम देखते हैं कि रिहा होकर आते हैं, लेकिन उसको वो जगह मीडिया में मेन स्ट्रीम में नहीं मिलती है जब वो जितनी उसको अरेस्टिंग के समय मिली होती है। तो और हमारे देश इतना विशाल है और इतने मुद्दे हैं, इतनी समस्याएं हैं कि हम समय के बाद कुछ समय के बाद इन चीज़ों को भूल जाते हैं, एक आम सी रूटीन समझते हैं। हम बस एक घटना है और उसका अखबार में एक पन्ना पढ़ के उसको पलट देते हैं, दूसरी की तरफ जाते हैं। कोई 14 साल, कोई 9 साल, कोई 19 साल जेल निर्दोष होते हुए गुजारे, कोई छोटा मुद्दा नहीं है। पूरे समाज का एक किस्म का दर्पण है कि समाज जो बर्दाश्त करती है इस तरह की अन्याय, आप आगे बढ़ें। जी, तो सिर्फ वो व्यक्ति विशेष नहीं जिसके ऊपर ये घटना घटित होती है। आपने बताया 9 साल, 10, 14, 15, 19 साल, लेकिन एक उसका दूसरा पहलू होता है, बहुत अहम होता है, उसकी फैमिली। समाज उसके साथ किस तरह का व्यवहार करती है, या फिर उसको समाज के सामने, समाज के दरमियान किस तरह से रहने का और उसके साथ मामलात करने का मौका मिलेगा, और उसको ताने तक मिलते हैं। जो विशेष व्यक्ति होता है वो तो जेल के अंदर है और उसको समय पे खाना भी जेल के द्वारा दिया जा रहा है और वो फेस कर रहा है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं उनका तो कोई कसूर नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उससे कहीं ज़्यादा वो समाज और पुलिस और मीडिया से प्रभावित होते हैं। उनकी जिंदगियां जो है बिखर जाती हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरी उम्र लगभग 18 साल थी जब मुझको किडनैप किया गया। मैं अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ, अरेस्टिंग वो होती है जो कि हमारे कानून में, सीआरपीसी में, संविधान में है, उसके हिसाब से किया जाए। राह चलते हुए रात को किसी को अचानक उठा देना और 7 दिन अपने पास रखना, टॉर्चर करना, तो ये कानून का उल्लंघन है, गंभीर कानून का उल्लंघन है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग को अरेस्टिंग नहीं कहता हूँ। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ जब मुझको किडनैप किया गया था, ये आज से 27 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र जैसे बताया 18 साल लगभग थी। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए थे वो आज से 29 साल पहले लगभग के हैं। 1996 और 97 में दिल्ली एनसीआर में ब्लास्ट हुए और फरवरी 1998 यानी 27 साल पहले मुझको रात, फरवरी की एक ठंडी रात थी, मैं दवाई लेने निकला था, मुझको अच्छी तरह याद है, 9 बजे के आसपास एक सुनसान रोड पर मुझको चलते हुए जबरन एक जिप्सी में बिठा लिया गया। आंखों पे पट्टी बांध दी गई, पीछे हाथ बांध दिए गए और मैंने उनसे प्रयास भी किया क्योंकि इतनी झलक पड़ी थी। मुझको शायद आपको बताने में ये समय लग रहा है, लेकिन ये चंद सेकंडों में काम हुआ और ऐसा लगता था कि बहुत परफेक्ट लोग हैं, कोई गलती नहीं। मैंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि आप मेरा अपहरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे। इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ था, इतनी नज़र तो मेरी पड़ी कि वो सिविल ड्रेस में थे और मैं उनको क्रिमिनल समझ रहा था, क्योंकि बचपन से जिस रूप में हम सुनते आए हैं पुलिस को, एक सुरक्षा कर्मी, हमारे सहायक के रूप में। और मैं तो टीनेज था उस वक्त, मेरे तो दूर मेरे परिवार में किसी ने कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, पुलिस स्टेशन का भी नहीं देखा था, कोई केस हमने किसी का कोई ऐसा नहीं था। तो हम तो उनको अपने मुहाफिज समझते रहे हैं। आप चांदनी चौक दिल्ली में रहते? मैं ओल्ड दिल्ली में जी रहता हूँ, ओल्ड दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा, और आज भी ओल्ड दिल्ली में ही रहता हूँ। तो मुझको उठाया गया और मैंने पूछा उस वक्त हिम्मत करके कि आपने मेरा अपहरण क्यों किया है, यही अल्फाज थे। तो बहुत कड़क सी आवाज़ थी और मैंने वो अपनी किताब में लिखा है पूरा, अगर समय मिले श्रोताओं को तो आप पढ़ सकते हैं कि वो कड़क आवाज़ मैंने जो है डीटीसी बसों में देखी थी, कंडक्टर और ड्राइवर्स के द्वारा। तो वो कड़क एक आवाज़ उन्होंने गाली बकते हुए कि तू चल, तुझे हम बताएंगे। तो अब मैं ये सोचता था कि मेरा अपहरण क्यों हुआ, क्योंकि और रास्ते में वो 30-40 मिनट गाड़ी चली है,
जब तक कि उन्होंने मुझको उतारा और एक कमरे में मुझको लेकर गए। लेकिन उस दरमियान मैं सोच रहा था, अपहरण तो 2 कारणों से देखा गया है, जो फ़िल्मों में या हमने सुना है, देखा है या फिर सुना है कि या तो आपकी ख़ानदानी किसी की कोई बहुत गंभीर दुश्मनी हो, या फिर आप इतने पैसे वाले हो, रिच हो, कि आपसे वो पैसा की उगाही के लिए अपहरण किया जाए। और ये दोनों ही मेरे ऊपर लागू नहीं होती थी, क्योंकि मेरे ख़ानदान में किसी से किस तरह सा हमारे परिवार का झगड़ा नहीं था। दूसरा, हम इतने अमीर नहीं थे, एक मध्यम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से पुरानी दिल्ली में रहते थे। पर ये किडनैप किया गया, अपहरण में समझता रहा। 7 दिन उन्होंने रखा। जब मेरे को गाड़ी से उतार के वो एक कमरे में लेकर गए, तो मेरे आँखों की पट्टी उतारने के साथ साथ मेरे शरीर के सारे कपड़े भी उतार दिए गए। टॉर्चर किया गया, 3rd डिग्री टॉर्चर। और उनके चेहरे और बातों से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि उनको किसी तरीके से कोई खौफ है, डर है या जवाबदेही उनको कहीं देनी है। हम एक भारतीय नागरिक के साथ, एक इंसान के साथ इस तरह का क्रूर रवैया किस तरह के टॉर्चर कैसे किया उन्होंने? टॉर्चर पहले तो मेंटली तौर से आपको जो है बिल्कुल काबू कर दिया जाता है। मतलब कपड़े उतार दिए जाएंगे तो आप शर्माते हैं। मुझको शर्म आ रही थी, मैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को छुपा रहा था, लेकिन वो उनके लिए ऐसी बात थी जैसे कि रोज़ाना का काम है हमारा। बल्कि उसमें से एक ने कहा भी, तू क्यों शर्मा रहा है, तो हाँ, रोज़ाना का हमारा काम। तो हंसी भी आती है और ताज्जुब और हैरानी भी होती है जब मैं उन पलों को जाकर फिर से कल्पना करता हूँ, याद करता हूँ। लेकिन टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर, जिसको हमने कभी सुना भी नहीं था, जैसे हाथ पांव के नाखून निकाल देना, पेट्रोल का जो है प्राइवेट पार्ट्स में डालना, इलेक्ट्रिक शॉक लगाना निपल पे तार बांध के, या फिर आपके प्राइवेट पार्ट पे बांध कर तारों को टप के अंदर उसमें पानी ज़्यादा आपको बुला कर पेशाब करवाना, उससे शॉट लगता है तो आपके प्राइवेट पार्ट्स और उनके नसों को बहुत नुकसान पहुंचता है। बेलन होता है, उसको आपके पाँवों में और पीछे शरीर पर फेरना, जिससे कि नसें जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ये सब ज़्यादातर जो है बंद चोट होती हैं, जिसको अगर मेडिकल करवाया जाए तब वो भी दिखती नहीं है। ऐसी गुम चोटें आपको मानसिक तौर से या फिर शारीरिक रूप से दिया जाता है, और इसका असर बहुत देर और समय तक होता है। मतलब मैं 2012 में रिलीज़ हुआ, आज 27 साल उस टॉर्चर को हो चुके हैं लगभग। लेकिन जब सर्दी आती है, विंटर का मौसम आता है, बरसात की पूर्वी हवा चलती है, तो मेरे मसल्स में, हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है। मानसिक रूप से अभी भी मैं मेंटल हेल्थ पूरी तरह से फिट नहीं है। किताब में मैंने लिखा भी कि मुझको रिलीज़ होने के फ़ौरन बाद एक दिल्ली के डॉक्टर अचल भगत थे, उन्होंने मुझको साइको सोशल सपोर्ट दिया, ट्रीटमेंट किया, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। लेकिन मैं अभी भी उससे उभरा नहीं हूँ। एक तरह से मुझे लगता है कि ये मेरे साए की तरह जीवन भर रहेगा। रात को मैं चीखते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उठता हूँ, या नींद घंटों तक नहीं आती है। ये इस तरह के हालात मेरे 2012 में जब मैं रिलीज़ हुआ तो बहुत ज़्यादा थे। एक फ्रिक्वेंसी काफ़ी थी, महीने में 2, 3, 4 बार होना। लेकिन अब घट गई है, लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। तो उससे आज भी मैं सामना कर रहा हूँ। शारीरिक कमियां हों, दर्द हों, या फिर मानसिक रूप से हों। बहरहाल बात थी मेरे साथ घटना की, तो 7 दिन इल्लीगल मुझको टॉर्चर किया, और उसके बाद ब्लैंक पेपर्स पे साइन करवाए गए। दिल्ली की 30 धारी कोर्ट में पेश किया गया। हमको कोई बोलने की, हमको पहले धमका दिया गया था कि कुछ हम जहाँ ले जा रहे हैं तुमको बोलना नहीं है कुछ। तो मैजिस्ट्रेट को आपने मतलब उन्होंने कोई सवाल आपसे पूछा कि? मुझको पता चला कि ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी मैं 7 दिनों में आखिरी हिस्से में देखने लगा था। जैसे हथकड़ियाँ आने लगी थी, वायरलेस सेट होने लगे थे, उनके हाथों में देखता था, या कोई ऑफिसर होता था तो वो उसी तरह से सलूट। अब वो क्रिमिनल तो कोई इस तरह, तो वहाँ अभ्यास हुआ कि क्रिमिनल तो नहीं है, लेकिन ये पुलिस वाले हैं।
और जिस दिन कोर्ट में पेश किया जा रहा था उन्होंने सख्ती से कह दिया था कि तुम आओगे हमारे पास ही, हम जहाँ ले जा रहे हैं तुमको कुछ समय के लिए वहाँ पर हो तो कुछ बोलना नहीं है। और ये भी नहीं बताया गया हम लेकर कहाँ जा रहे हैं। अब जिंदगी में हमने कभी कोर्ट नहीं देखा था, पुलिस का थाना नहीं देखा था मेरे परिवार ने, मैंने तो मुझको, और टीन एज थी मेरी, बिल्कुल पता नहीं था कि कहाँ मुझको ले जा रहे हैं। बस जब उतारा तो भीड़ लग गई पत्रकारों की। उस वक्त ये पुरानी बात, इतने ब्रांड नहीं होते थे, प्रिंट मीडिया काफ़ी होता था, तो फोटो वगैरह खींच रहे थे। एक कमरे में लेकर जाया गया तो जब समझ में आया हम कोर्ट में हैं, क्योंकि इतना तो फिल्मों में देखकर हमको अभ्यास मुझको हो चुका था कि बीच में जज साहब होते हैं वगैरह। तो उस वक्त सफाई पक्ष यानी मेरी तरफ से कोई बात करने वाला वकील नहीं था और मैंने तो खामोश रहना ही था। इंग्लिश में बात हुई, आयु साहब ने, पीपी साहब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने जज साहब से इंग्लिश में बात की और डिटेल में मैंने अपनी किताब फ्रेम्ड एज ए टेररिस्ट में लिखा है उसका। संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि और जज साहब ने भी उनसे इंग्लिश में बात की। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इंग्लिश में क्या बात हुई मुझको नहीं पता। बस फिर मेरे तरफ से मेरा वकील नहीं था उस वक्त, क्योंकि पता ही नहीं था, फैमिली वालों को भी शायद, और मैं तो अनजानी था और खामोश और डरा हुआ था। अब्दुल वाहिद साहब, इसी तरह की टॉर्चर की कहानी जैसे मैंने आपके संस्थान में भी सुना है, सभी लोगों के साथ हुआ? किस तरह का हुआ? आप लोग एक साथ थे, क्या हुआ आपके साथ उस वक्त? देखिए, टॉर्चर हमारे केस में 2 फेज में हुआ है। अच्छा। पहला फेज है इलीगल डिटेंशन का, जिसमें उन्होंने कोई पुलिस कस्टडी नहीं ली। ये जैसे ये बता रहे जैसे बिल्कुल कहीं आपको ले गए और ये कई दिन हुआ मेरे साथ। तो मैं समझता हूँ 3 महीने हुआ। 3 महीने आपको रखा है जी। उसमें मैंने कहा ना कि रेगुलर 3 महीने ने डिटेन नहीं किया। कभी वो 2 दिन डिटेन करते थे फिर छोड़ते थे, कभी फिर बुला के 4 दिन फिर रोक लिया फिर छोड़ दिया, इस तरह से ऑन एन एवरेज वो बुलाते थे, छोड़ते थे, अक्सर बिठाते थे, मारते थे। तो जितने साथी थे उनके साथ ये रवैया पुलिस इलीगल डिटेंशन के टाइम पे हुआ। और बाद में जब इन्होंने केस में अरेस्ट किया, किसी को जुलाई में अरेस्ट किया, किसी को अगस्त में, किसी को सितंबर में, अरेस्टिंग नवंबर तक होती रही। और अरेस्टिंग के बाद इन्होंने जो पुलिस कस्टडी ली और पुलिस कस्टडी के बाद टॉर्चर किया। अच्छा, इन्होंने एक और शरारत की, 7 ब्लास्ट हुए। 7 ब्लास्ट में अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई और इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कस्टडी लेके इनको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्चर किया जाए ताकि इनसे कन्फेशन पर साइन ली जाए। पुलिस कस्टडी में नहीं, अलग अलग पुलिस कस्टडी लेते थे। साहब ये सीआर है, इसमें 15 दिन की दीजिए। ये जब 15 दिन की खत्म होती तो साहब ये सीआर में इसी की 15 दिन की कस्टडी दीजिए। फिर तीसरे में, चौथे मतलब अलग अलग आरोपों के लिए अलग अलग कस्टडी, अलग अलग ब्लास्ट के लिए, अलग अलग ब्लास्ट के लिए, अलग अलग ब्लास्ट के अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई। 7 एफआईआर दर्ज हुई। और जब 15 दिन ले करके हो गया तो सब 7 ब्लास्ट के एफआईआर को क्लब कर दिया, यूएपीए लगा दिया और एमसीओसी लगा दिया और कहा कि अब इस 30 दिन की और दे दो। अच्छा, पहले अलग अलग सभी का किया और मैजिस्ट्रेट इसको इजाजत दे रहे थे। वो ये इंप्रेशन दे रहे थे जज को कि साहब ये जो है सिंगल लार्जर कॉन्स्पिरेसी नहीं है। और देखिए, और हमारे जज लोग भी कबूल करते, तो मतलब 7 ब्लास्ट एक जगह हुए और मतलब ये बताया जा रहा है कि 7 अलग ग्रुप ने किए होंगे एक ही वक्त में। और बाद में कहा कि नहीं साहब, ये तो हमको लगता है कि सिंगल लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, इसलिए इनको क्लब किया जाए। और अब चूंकि इस पे यूएपीए भी लग चुका है, एमसीओसी एक्ट भी लग चुका है और इसमें 30 दिन का और प्रावधान है पुलिस कस्टडी का, इसलिए 30 दिन और दे दो। तो कमाल के ऊपर तो कितने 90 डेज का पुलिस कस्टडी कमाल पर, किसी पर 87 डेज, किसी पर जो 80 डेज, इस तरह का जो है मामला हुआ। ये बहुत ही खतरनाक, मतलब पुलिस के हाथ, क्योंकि पुलिस कस्टडी मतलब क्या होता था आपको पुलिस कस्टडी में? अब पुलिस कस्टडी में जो इलीगल कस्टडी में टॉर्चर होता था उसका कई गुना ज्यादा टॉर्चर वहाँ हो रहा था। 3rd डिग्री टॉर्चर की जो बात आई है अभी, जो आमिर भाई ने बताई, और मैं उनकी बातों को सुन रहा था और मैं समझ रहा था कि भारत की पुलिस हर जगह टॉर्चर में मोर और लेस सेम है, एक ही किस्म के तरीके हैं। उनके वहाँ दया नहीं है, उनके वहाँ रहम नहीं है। और 3rd डिग्री टॉर्चर में हमारे साथ जो खास तौर से हुआ है, आपने कहा पेट्रोल का, हमारे वहाँ सूर्य प्रकाश ऑयल लाते थे। अब पता नहीं वो दिल्ली से चल के उनको पेट्रोल की शायद नॉलेज नहीं होगी, या बम्बई पुलिस का सूर्य प्रकाश यहाँ नहीं पहुँचा होगा। सूर्य प्रकाश एक ऑयल मिलता है मेडिकल स्टोर पे, और वो दर्द के लिए, जख्म के लिए लगाया जाए। वो जो है इंजेक्शन में भर के वो एनएस के अंदर घुसाते थे आपके यहाँ जी।
आपके टॉयलेट की जगह पे घुसाते थे। उसमें ये होता था कि वो पूरे बदन में वो तेल जाता था और उसके बाद बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता और आदमी फिर उछलता है। मतलब वो इसलिए उछलता है कि किसी तरह से टॉयलेट के रास्ते से वो तेल निकल जाए, तो उसका वो जो जलन है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन वो होता नहीं। अच्छा, वो जानबूझ के क्या कहते हैं, अच्छा जलन हो रही है तुमको, ठीक है जाओ टॉयलेट में जाओ, बाथरूम जाओ। और जैसे ही इंसान बाथरूम में जाकर के पानी से धोने की कोशिश करता है, वो और डबल हो जाता है। वो पता नहीं क्या टेक्निक होती है, उसमें क्या मिलाते हैं, आई डोंट नो। तो ये सारे साथियों को सूर्य प्रकाश ऑयल के साथ वाटर बोर्डिंग किए, उल्टा लटका दिया और चेहरे पर जो है रुमाल बांध के उसके ऊपर मोटा पाइप पानी का आपकी नाक के अंदर पानी बहाया जाता है, ताकि आपको डूबने की फीलिंग हो, आपको सांस लेने का यारा ना रहे और आपको लगे कि बस अब मैं तो मरने वाला हूँ और जो साहब आपको पूछना है, जो आपको साइन कराना है मुझसे करवा लो। अच्छा, ये तो है एक्टिव टॉर्चर। और कुछ ये तो पैसिव और टॉर्चर ये है। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक शॉक, जी यस यस, आमिर भाई ने जितना बताया, इलेक्ट्रिक शॉक प्राइवेट पार्ट्स के अंदर, निपल्स के अंदर वो सब करना, ये पैरों को बिल्कुल 180 डिग्री तक चीर देना ताकि जो हमारे पेशाब के ज़रिए से खून निकलने लगे। और हमारे वहाँ एटीएस के अंदर तो बाकायदा टॉर्चर सेल है, अब बना है। जब मैं कोर्ट के अंदर ऑन और डिपोजिशन दे रहा था तो जज ने कहा, क्या एटीएस में टॉर्चर सेल है आप कहते हो, ऊपर लिखा है क्या टॉर्चर सेल है? भाई ये कंप्यूटर सेल है, ये इन्वेस्टिगेटिव सेल है, ये और सेल है, इधर लिखा रहता है क्या? तो जज को यकीन नहीं आ रहा था। अच्छा, और मुझे वो तनकीद कर रहा था कि आप ऐसा कैसे। मैंने कहा साहब मैंने भुगता है ना, मुझे मालूम है। तो वहाँ पे डार्क रूम है, उस डार्क रूम में आपको जो है कई दिन तक के अंधेरे में रख देंगे, काली पट्टी बांधेंगे या कभी नहीं बांधेंगे। एक जो है कोल्ड स्टोरेज रूम है, इतना कोल्ड स्टोर है कि आपको जो है नंगा बरहना करके रख देंगे और आप जो है ठंडी से कांपते रहेंगे। एक जो है साउंड प्रूफ रूम है, साउंड प्रूफ रूम में वो आपको जितना मारेंगे। अच्छा, जो जहाँ पर एटीएस का काला चौकी पुलिस स्टेशन है, आसपास बस्ती है, ऊपर भी बस्ती है, एक बिल्डिंग में है। तो साउंड प्रूफ रूम ऐसा है कि जितना भी टॉर्चर किया जाएगा, आप जितना भी चीखते चिल्लाते रहे, इस दीवार के पार आपकी आवाज जाएगी। फिर ये इस तरह का जो टॉर्चर है, मेरे सामने मेरे को एक्यूज को लाकर यही टॉर्चर किया जाता है ताकि डराया जाए, दिखाते देखो। आप अगर आंख बंद करेंगे, आप चेहरा छुपाएंगे, आप पीछे करेंगे तो वो मारेंगे कि नहीं, आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो है फैमिली मेंबर्स को ला करके जो बदतमीजी की है, जिसमें आदमी टूट गया। जैसे बताइए। जैसे उन्होंने किया कि हमारे केस में फैसल शेख और मुजम्मिल शेख दो भाई हैं, उनके फादर को बुलाया और उनके फादर को नंगा किया, परेड करवाई बच्चों के सामने। फिर बच्चों को नंगा किया, उनके सामने परेड कराई। और जब वो, जैसे आमिर भाई ने बताया कि प्राइवेट पार्ट को हाथ से छुपाने की कोशिश करते थे तो हाथ पे डंडा मारते कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा, वरना हम जो बोल रहे हो, हम जो कह रहे हैं वो साइन करना पड़ेगा, तुमको हम इसी तरह जलील करेंगे। फिर उसकी भाभी को बुलाया पुलिस स्टेशन में और उसका जो है नकाब नोचा। और किसी की बीवी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को बुलाकर कहा कि अब इसका हम रेप करेंगे, तुमको साइन करना पड़ेगा। जहां हम कह रहे हैं ब्लैंक पेपर पे, रिटर्न पेपर पे, विदाउट रीडिंग तुमको साइन करना पड़ेगा। बाकी तो झेल लेंगे, मतलब यस, अपने ऊपर तो आप झेल लेंगे, लेकिन परिवार वालों को, माँ वही बाप टूट गया। को, फैसल ने ये कहा कि साहब बीवी लाइए को, मैं साइन करता हूँ, और अगर आप कहेंगे कि 9/11 जो अमेरिका में हमला हुआ है वो मैंने किया है, मैं इस पर भी साइन करता हूँ, लाइए, लेकिन ये मेरे बाप को जो है कपड़े पहना दीजिए, इनको छोड़ दीजिए। आदमी टूट जाता है। बिल्कुल स्वाभाविक है कि सहन ही नहीं होता। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाह रहा था कि इस तरह के व्यवहार सिर्फ हमारे नहीं, हमने जेलों में जाकर जो दूसरे बंदी हैं उनसे भी ऐसे ही सुना। तो ऐसा लगता है कि शायद उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है और अमानवीय, और उनके अंदर कैसा प्रशासन के ये जो कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी उनके अंदर वो कैसे कर लेते हैं, हम कल्पना नहीं कर पाते हैं। और रहम की कहीं करुणा मतलब मर की कोई गुंजाइश ही नहीं है उनकी चेहरों से, उनके बातों से। ये जो हम अब तो जल्लाद नहीं होते, लेकिन पहले हम जल्लाद सुनते थे, जल्लाद, तो वो जल्लाद की तरह से उनको तरबियत दी जाती है, बना दिया जाता है। कोई रहम, कोई दया, कोई इंसानियत ना उनकी आंखों में, ना उनके चेहरे में,
मेरी आंखों के सामने अब भी वो चेहरे हैं जिन्होंने मेरे साथ टॉर्चर किया था, अभी याद कर रहा हूँ मैं। और ना उनके व्यवहार में बिल्कुल नहीं रखता है। मर गया तो मर गया, उसको बोरी में डाल के फेंक देंगे अगर आप इलीगल टॉर्चर में है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में नहीं होता है। और जो इलीगल टॉर्चर होता है, मतलब जब इलीगल आपको तरीके से रखा जाता है, वो सबसे ज़्यादा गंभीर होता है। जब कोशिश, मैंने जेलों के जेल में जाने के बाद बंदियों से सुना, बंदी दुआ मांगते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि किसी तरह से हम इस इलीगल टॉर्चर से निकल कर लीगल टॉर्चर में आए, मतलब कोर्ट में पेश कर दें एक बार हमको बस। क्यों? कोर्ट में पेश होने के बाद उनको पता है कि टॉर्चर तो होगा लेकिन 3rd डिग्री नहीं हो पाएगा, कम से कम हमारा मेडिकल होगा। लेकिन वाहिद साहब बता रहे हैं कि इनका तो कोर्ट के सामने पेश होने के बाद ज्यादा टॉर्चर हुआ, वो और भी खतरनाक है। मतलब ये है कि उनको यकीन है कि पूरी जो व्यवस्था है कि मानवाधिकार के जो व्यवस्थाएं हैं कि वो काम नहीं करेंगी, हम कुछ भी करें, क्योंकि जब ये टॉर्चर होके कोर्ट के सामने आते हैं तो दिखता है, लेकिन कोई सवाल कोई उठाता नहीं है, आपसे भी पूछते नहीं। इसमें हमारे केस में इन्होंने ये किया, पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करके DK बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल का जो जजमेंट है उसके हिसाब से इनको हर 48 घंटे के अंदर मेडिकल पेपर्स बनाने हैं मेडिकल ऑफिसर के सामने। ये लेकर जाते थे, ये JJ हॉस्पिटल ले जाते थे, ये KEM हॉस्पिटल ले जाते थे, ये दूसरे हॉस्पिटल सेंट जॉर्ज वगैरह ले जाते थे, और वहाँ से जितने मेडिकल पेपर्स बनाते थे वो सब फेक बनाते थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि ये सब जो है फेक ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि इनको तो टॉर्चर किया गया है। वो टॉर्चर जो पुलिस कस्टडी से पहले नहीं है, पुलिस के संपर्क में आने से पहले नहीं है, तो वो टॉर्चर कैसे और कहाँ किसने किया? मेडिकल पेपर आप बता रहे हैं कि कोई टॉर्चर नहीं, फिट है, इसका मतलब ये कि पुलिस ने ही टॉर्चर किया। तो इसमें जवाबदेही बहुत लोगों की है, पुलिस वाले की है, जज की है, पर डॉक्टर की भी है जो इसकी इजाजत देते हैं, मतलब, और व्यापक समाज की भी है जो इसको सही मानते हैं। आई थिंक ये सभी मिलके कल किसी ने मुझे कहा कि भाई ये तो माना जाता है कि जब तक ये टॉर्चर नहीं करेंगे तो पुलिस वालों को कोई इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेशन नहीं मिलेगा, कोई बोलेगा नहीं आरोपी। मैंने कहा ओके, आप एक प्रोविजन ले आइए कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में टॉर्चर मस्ट है। आप एक पार्लियामेंट में बिल ले आइए और आप इसको कबूल कीजिए ना कि टॉर्चर करना जरूरी है, और उसके बाद कीजिए। आप आज तक डिनाई कर रहे हैं, चाहे आमिर का केस हो चाहे हमारा केस हो, आज तक डिनाई कर रहे हैं कि हमने टॉर्चर नहीं किया। हर केस में डिनाई करते हैं। बस सच बात यह है कि टॉर्चर क्योंकि करते हैं तो असली इन्वेस्टिगेशन जो वैज्ञानिक किस्म से जो इन्वेस्टिगेशन है वो करते नहीं है जी बिल्कुल। अगर आप टॉर्चर नहीं करेंगे तो फिर आप सही जांच करेंगे ना, वो प्रेशर कुकर था या क्या था और कैसे हुआ, कौन लाया, वो फिर आपको अलग तरीके से इसकी जांच करनी पड़ेगी। लेकिन टॉर्चर के माध्यम से आप निर्दोष लोगों को भी पकड़ते हैं और अपना जो सही काम है इन्वेस्टिगेशन का वो भी आप नहीं करते हैं। आई थिंक ये इसकी असलियत है। बहुत सारी चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि हम लोग, आपके लिए बहुत तकलीफदेह होगा ये इन सब चीजों को याद करना, लेकिन समाज के सामने इन बातों को रखना बहुत जरूरी है। तो जेल के अनुभव, मतलब इस अभी मैं आप दोनों से मैं कहता हूं कि जो मुश्किल यादें हैं, जो तकलीफदेह यादें हैं और जो कुछ अच्छी यादें भी हों, अगर कोई हो, जेल का अनुभव आप 9 साल गुजारे, आप 14 साल गुजारे, कुछ आप बताना चाहें क्या हुआ वहाँ? देखिए उसमें जो मुझे याद आ रहा है सबसे जो परेशानी वाली जो बात है, सबसे दुखदायक जो बात है, वो तो तकलीफ़ का, जब कमाल अंसारी जब मेरे साथ थे और टॉर्चर उनको किया जाता था, जब वो जेल में पहुँचे तो उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी के सबसे भयानक वो दिन थे और अब हम जेल में आ गए हैं, अब सुकून में आ गए, अब कभी वो दिन हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूँ टॉर्चर वाले जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा आज भी आमिर जैसे बता रहे हैं कि सर्दी होती है या ठंडा मौसम आ जाता है, आज भी मेरे पैर में तकलीफ है, मैं बड़ी चल नहीं पाता हूँ बरा। मेरी आंखों में उन्होंने इतना टॉर्चर किया है, काली पट्टी बांध के मेरी आंखों की जो रोशनी है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। और
वो सारे आज भी रात में ऐसा होता है, गहरी नींद सोए हैं और अचानक जो है टॉर्चर की चीज़ें याद आती है, आपकी आँख खुल जाती है, आप गहरी नींद में। आज भी रात में 12 बजे के बाद अगर मेरे घर में कोई कोई खटखटा नॉक करता है तो मेरे बीवी बच्चे चिल्लाते हैं कि पुलिस आ गई और वो पुलिस इनको पकड़ के ले जाएगी। तो ये जो परेशानी के दिन है, मैं समझता आमिर हूँ। भी मतलब हमारे साथ हैं इतने सालों से, मैं भी देखता हूँ कि बहुत साहसी इंसान है, लेकिन पुलिस के सामने जाना पड़े तो घबरा जाते हैं, समझते कि अब मेरी जिंदगी अब फिर से खत्म हो गई, तो वो तो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर भी जेल के अनुभव के बारे में थोड़ा बताएंगे। उसमें जेल में अगर दुख वाली बात अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं हमारे जो घरवालों के जो इंतकाल हुए, जैसे मैं गया तो 1 ही साल के बाद मेरे पिताजी का इंतकाल हो गया। तो घरवाले, आपको पता नहीं है कि घर में क्या हो रहा है, कौन बीमार है, कौन हॉस्पिटलाइज़ हो गया, आपको कुछ नहीं पता, आप 4 दीवारी के अंदर है। वो खबरें भी नहीं आती, कोई बड़ी आपको बड़ी पर्सनैलिटी उस सेंस में नहीं है। अब इंतकाल हो गया, अब घरवाले आपकी उस ज़माने में मुलाकात चलती थी, अब तो फ़ोन कॉल वगैरह चल रहा है। तो घरवाले जब मिलने आते हैं और ये मैसेज उनको देना है कि तुम्हारे पिताजी मर गए। अब वो मेरी बीवी आ रही है या मेरी माँ आ रही है या मेरी बहन आ रही है, तो उनको ये लगता है कि हम इनको कैसे ये मैसेज कन्वे करेंगे। ये पहले ही तकलीफ में है, ये दुख में है, ये एक और दुख हम इनको जाके कैसे बताएं। तो वो आते हैं तो वह बहुत देर तक खड़े रहते हैं, खामोशी से बात ही नहीं करेंगे। फिर वो रोना शुरू करेंगे, फिर वो दाएं बाएं देखेंगे, फिर हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या बात है, आपको भी समझ आ रहा है कि कुछ हुआ है, लेकिन क्या हुआ आप क्यों नहीं बता रहे, बताइए। हम लोग चिल्लाते हैं, अरे टाइम 20 मिनट में आपको बात करनी है, अगर 20 मिनट खत्म हो गए तो आप वो मैसेज भी नहीं दे पाएंगे, आपको पुलिस वाले निकाल के ले चले जाएंगे। मैंने कहा भाई 20 मिनट खत्म होने आ रहे हैं, आप बताइए क्या बात है। तो बहुत आखिर में, फिर वो आखिरी मिनट में वो रोते हुए कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करना, तुम टेंशन नहीं करना, अब्बा नहीं रहे। तो वो जो सुन के जो तकलीफ होती है, ना हम उनका चेहरा देख सकते, ना आखिरी वक्त हम उनके साथ रह सके, ना हम उनकी दवा दारू में हम उनका कोई मदद कर सके, ना उनकी तीमारदारी कर सके। तो मैं समझता ये बहुत ही दुख का है, और मेरे ही साथ नहीं बल्कि हमारे केस में जो 12 लोग हैं, किसी की माँ, किसी के बाप, किसी के माँ बाप, किसी की जो है बहन, किसी का भाई, किसी के चचा, सब कोई ना कोई फैमिली के करीबी एक दो लोगों का इंतकाल होता गया। तो सबने ये दुख झेला है, और ऑफिसर ने मुझसे बात कही कि तुम्हारे घर में भी लोगों का इंतकाल होता है, हमारे घर में भी लोगों का इंतकाल होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हमारे घर में जिसका इंतकाल होता है, हम उनके लास्ट मोमेंट पे पास होते हैं, तुम उनके पास नहीं हो पाते। ये सबसे बड़ा एक तरह से सज़ा। आप बताएं। जेल के अनुभव से पहले मैं टॉर्चर और हॉस्पिटल मेडिकल के ताल्लुक से जो बात कर रहे थे, उसमें छोटा सा जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं लीगल रिमांड पे था, एक इलीगल रिमांड है, एक लीगल रिमांड। लीगल रिमांड पे हर 24 घंटे में हमारा मेडिकल करवाया जाता था। तो जो पुलिस वाले मुझको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में लेकर जाते थे, वो डॉक्टरों से कहते थे हथकड़ी में बांध के, ये जो है वो जो ब्लास्ट हुए थे ना, वो आपने जिनके शरीर में से छर्रे निकाले थे, लोहे के टुकड़े, ये इसने किए थे। अब पहला इंप्रेशन आप किसी का तो आपने तो उसके दिमाग, डॉक्टर को एक तरह से आपने क्या किया, एनिमी। अब तो एक डॉक्टर ने कहा कि इसके कहीं निशान विशान नहीं दिख रहे, तुमने इसकी खातिरदारी नहीं की क्या? मैं यहाँ बैठा हूँ, अच्छा, मैं साइन करूंगा, सही करके लाओ। यानी कि आपका ब्रेन वॉश इस तरह, इस स्तर तक मेडिकल ऑफिसर हों, मीडिया के कर्मी हों, या जुडिशरी के कर्मचारी हों, इस तरह से वो बातों को करेंगे कि आपके प्रति कोई संवेदना, आपके प्रति कोई सहानुभूति दया, या तो दूर की बात है, कानून जो आपके अधिकार हैं उसके ऊपर भी कोई अमल करवा ले तो गनीमत है। और कोई आपके अधिकार, कानूनी अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उस पर कोई सवाल ना उठाए। इंस्टीट्यूशंस के लोगों को वो इस स्तर तक ले आते हैं बातों, जो कि मेरे साथ भी, और मैंने किताब में उसको विस्तार से भी लिखा है। लेकिन अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। मैं एक जगह में डॉक्टर के पास लेकर गए तो लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कहीं चोट के निशान हैं?
तो मैं खामोश रहा, मैं नहीं। तो उसको कुछ लगा, अब छोटी उम्र थी, बच्चा था, तो उसने कहा कि इसकी हथकड़ी खोलो, कह रहे बहुत खतरनाक आतंकवादी है, हम नहीं खोल सकते। कह रहे मेरी ड्यूटी है ना, मैं हूं यहाँ पर, और आप लोग कमरे से बाहर जाओ। तो मुझको लगता है कि हमारे पास अगर ऐसे उदाहरण हैं तो अच्छे उदाहरण भी हैं, इंसान है, अच्छे लोग भी हैं जो कि मिल जाते हैं, लेकिन गनीमत होती है बहुत विरले ही ऐसा हो पाता है। जहां तक जेल के अनुभव की बात है, जेल एक ऐसी जगह है जिसकी एक दुनिया है, वो भी लंबी ऊंची मोटी दीवारें जिसकी है, सलाखें लोहे, और गूंगे बहरों की दुनिया कहें हम। क्यों गूंगे बहरा इसलिए कि उनके साथ जो भी कुछ हो रहा है बंदियों के साथ चार दीवारी के अंदर, उसकी आवाज बाहर के समाज और दुनिया को नहीं पहुंच पाती है। ना उनकी कोई पुकार सुन पाता है, ना वो उनकी आवाज पहुंच पाती है। अगर किसी तरह से कोई पहुंचे भी, कोई ध्यान नहीं दे पाता, और टैबू की तरह एक माना जाता है समाज में। जेल को एक जेल, अरे अच्छा जेल में ऐसा हो गया तो अरे होने दो, मतलब इंसानी नहीं है जैसे। ये एक आम धारणा समाज के अंदर जो है, मैं उसको उस नजरिए से बात कर रहा हूँ, और कोई देखना भी नहीं चाहता है। हमारे भारत में प्रिजनर राइट्स के ऊपर इतना शायद काम नहीं होता है जितना मैंने सुना है कि यूरोप और अमेरिका में प्रिजनर राइट्स के ऊपर काम होता है। और प्रिजनर्स जेल कोई मामूली जगह नहीं है। मैंने वहां पर खुद रहते हुए देखा है कि जो बंदी होते हैं अधिकतर, उनमें बहुत टैलेंट होता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत शार्प माइंड होते हैं, उनमें कई तरह के हुनर होते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि वो अपने उस टैलेंट को, हुनर को, समझ को गलत रास्ते पे कुछ ले जाते हैं, लेकिन उनका सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत वो आगे निकले। रूस के एक विद्वान हैं जिनका मुझको अभी नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि अगर किसी समाज को करीबी से आप समझना चाहते हैं तो आप उस समाज की जेलों की व्यवस्था देखें, तो आपको उसका दर्पण आपको वहां पर आसानी से उस समाज को आप समझ पाएंगे। और इन जेलों ने नेल्सन मंडेला को भी जन्म दिया है, महात्मा गांधी जी को भी दिया है, नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण, एक लंबी फहरिस्त है। तो समाज को इस नजर से भी देखना चाहिए। यहाँ से निकले हुए या इसमें रहने वाले लोग, हर कोई बुरा या दोषी नहीं होता है, निर्दोष लोग भी होते हैं और बेकसूर भी होते हैं, और वो भी इंसान होते हैं। और बाहर आने के बाद उन्होंने सब ऐसे व्यक्तित्व भी रहे हैं जिन्होंने समाज को बदला है। जेल में रहते हुए जहां तक मेरी बात है, मैंने खट्टे मीठे अनुभव रहे, मैंने टॉर्चर भी देखा है और मानवता भी वहां से सीखी और समझी है। मैंने जैसे बताया, मेरी पैदाइश पुरानी दिल्ली की, और हमारे मोहल्ले, मेरा हालांकि बचपन ऐसी का कुछ हिस्सा सालों का ऐसे पड़ोस में गुजरा है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख होते थे, हम आपस में खेलते थे। लेकिन जूं मैं बड़ा होता गया, वो किताब में नंदिता अक्सर जी को ये क्रेडिट जाता है, खूबसूरती से उन्होंने लिखा है, और उन्होंने दर्शाया कि मैं बढ़ रहा था लेकिन वो मेरे पड़ोस से हिंदू लोग जा रहे थे, कहाँ वो मुझको नहीं पता था। ये 1988-89 के आसपास की बात है। हम जब देखते हैं, जरा विचार देखते, तो ये वो दौर है जो कि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर आंदोलन से पहले जब रथ यात्रा अडवाणी जी निकाल रहे थे, ये वो दौर था। तो मुस्लिम कॉलोनियों से जहां पर मिली जुली एक संस्कृति थी, समाज था, वो पुरानी दिल्ली का खत्म हो रहा था। आज मोहल्ले बढ़ चुके हैं, या तो वो लोग नहीं है या फिर बढ़ चुके हैं और पॉकेट बन चुके हैं। अधिकतर हिंदू हमारे जो थे वो पड़ोसी हमको दिखते नहीं। जब हम थोड़ा सा जवान हुए, बड़े हुए, तो ज्यादातर हमने मुस्लिम लोगों को देखा। इस देश में जो कि इसकी देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी, हर धर्म के, हर जात के, हर जबान को बोलने वाले, हर प्रांत के लोग, वो मौका शायद पुरानी दिल्ली में मैंने नहीं देख पाया। और हम शायद पर जेल में वो मौका मिला। जब जेल में गए तो इस चीज को मैं देख पाया। वहां पर हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, नास्तिक भी थे, और अलग अलग स्टेट्स के लोग थे, अलग अलग जबान बोलने वाले थे, हर जाति बरादरी के लोग थे, और साथ आपस में बैठ के खाना खाते थे,
मेल जोल करते थे। तो मुझको मैंने कहा कि मैंने टॉर्चर भी देखा है और मानवता भी, ये दोनों चीज़ें मैंने वहाँ पर सीख के निकला। मानवता मैंने सीखी तो वहीं पे, और मेरी समझ बनी कि मुसलमानों के अलावा भी और कम्युनिटी है और उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या मामला है। सन 2000 की बात है, यानी कि मुझको जेल में गए हुए लगभग 2 साल हुए थे, और मैं रमज़ान में रोज़े रख रहा था, और किसी कारणवश मैंने किताब में उसका घटना का ज़िक्र किया है, क्योंकि समय कम है, उसको मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा। इस किसी कारणवश जेलर साहब ने मुझको एक सेल के अंदर 24 घंटे 5 महीने के लिए बंद रखा। 24 घंटे अकेले अकेले तन्हा, और जो मेरी सेल का दरवाजा था उसके आगे कंबल डाल दिया गया, सूरज की रोशनी भी नहीं दिखती थी। और उसी समय में वो रमज़ान भी आया, मैंने रोज़े रखने शुरू किए। तो मेरे 2 बंदी साथी, जिसका नाम एक का सरदार जी थे, बलजीत सिंह नाम था, और दूसरे थे करण। ये 2 व्यक्ति थे, और जेलर ने कहा था कोई इसके सेल के पास जाएगा नहीं, इससे बात नहीं करेगा। कैंटीन का जो सामान होता है जेल के अंदर, वहां का कोई इसको कोई चीज भी नहीं देगा। और जिसने को बात करते हुए भी ये खड़े हुए देख लिया इसके सेल के पास, हालांकि कंबल लगा रखा था, तो उसको पनिश्ड किया जाएगा। तो इतना कहना कि जेलर का काफी होता है, ऐसे किसी की हिम्मत नहीं होती है फिर उससे कोई बात करे। पर ये 2 व्यक्ति थे रमजानों में, और उसमें मुसलमान भी थे, लेकिन वो डरे हुए थे। मैं उनके डर खौफ को समझ सकता हूँ। लेकिन वो 2 बंदी थे, सुबह सुबह जब जेल खुलती थी 6 बजे, सरदार जी और करण जो हिंदू थे, वो बारी बारी जो है आते थे, और चुपके से बस पूरा अपने आप को मफल्ड करके कि कोई देख न रहे, खजूर और दूध का पैकेट अंदर फेंक के बस भाग जाए, बात भी नहीं करते थे। तो ये वहां से एक इंसानियत और एक कि मेरी कम्युनिटी से नहीं, मेरी बरादरी से नहीं, मेरे कोई जान पहचान नहीं, लेकिन इतनी हिम्मत उनको है, इतना जेलर के द्वारा सख्त आदेश के बावजूद, कि वो मेरी फीलिंग्स का, मेरे उसका ध्यान रख रहे हैं, मेरे जो आस्था है उसके। तो ये चीजें मुझको बहुत हौसला और हिम्मत और सीखने के लिए मुझको देती थी। अब्दुल वाहिद साहब, ये आपने कहा कि जेल के अंदर तो एक किस्म की सजा है, जो जेल के बाहर परिवारजन है उनके साथ और भी बहुत कुछ गुजरता है। तो आपके जो 12 साथी और आप लोगों के बीच में क्या हुआ उन 19 सालों में, आपके 9 सालों में, परिवारों में? मुझे लगता है कि परिवार ने हमसे ज़्यादा दुख झेले, कि हमारे लिए तो एक लिमिटेड एक बाउंड्रीज थी जेल की, कि वहाँ रहना है, वक्त पर उठना है, वक्त पर सोना है, वक्त पर खाना है। लेकिन समाज को फेस तो हमारे घर वाले कर रहे थे, मीडिया को फेस करना है, रिश्तेदारों को फेस करना है, सर्वाइवल करना है। एक कमाने वाला है जेल में चला गया, अब कमाने वाला दूसरा कहाँ से आएगा? कौन घर में कमा के लाएगा? बच्चों की पढ़ाई है, बहन की शादी है, माँ बाप की दवाइयों का खर्चा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें हमने देखा कि कई लोग पढ़ नहीं सके, कई लोगों का बराबर इलाज नहीं हो सका, कई लोगों ने, रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, दूर हट गए, दोस्त अहबाब ने जो है कन्नी काट ली। लोग भी डरते भी, लोग डर की वजह से ही, लोग इसलिए, हमारे रिश्तेदार इसलिए दूर नहीं गए कि वो हम पर शक कर रहे थे कि दहशतगर्द है। वो इसलिए दूर गए कि एटीएस का इन पर अजाब आया है, अगर हमने इनसे कोई ताल्लुक़ रखा तो वो अजाब हम पर भी आ सकता है, हम भी उनके रेडर में आ सकते हैं, इसलिए वो दूर हट गए। तो मैं समझता हूँ कि वो जो 19 साल कोई औरत अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है और वो तलाक नहीं ले रही है, वो दूसरी शादी नहीं कर रही है, और वो इस उम्मीद पर इंतज़ार कर रही है कि ये मेरा बेगुनाह शौहर है, ये एक ना एक दिन ज़रूर बाहर आएगा। 19 साल तक बेटी इंतज़ार कर रही है, जो पैदा हुई तो उसने अपने बाप की शक्ल नहीं देखी, बाप ने बेटी की शक्ल नहीं देखा, और वो अच्छी तालीम करके आज डॉक्टर और इंजीनियर और गायनोकोलॉजिस्ट बन सकती थी, लेकिन हालात ने उसको पढ़ने नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ कि कैदियों से ज़्यादा रिश्तेदारों ने बहुत दुख उठाए हैं,
मेरी बीवी को काम करना पड़ा। मेरी बीवी पर्दा नशीन है, उसको किसी ने देखा नहीं आज तक, लेकिन मेरे अंदर जाने की वजह से उसको जॉब पर जाना मजबूरी बन गई उसकी। जब मैं गया तो मेरे दोनों छोटे बच्चे दूध पीते थे, लेकिन बीवी को मजबूरी में काम पर जाना पड़ा तो उनको दूध छुड़ाना पड़ा। वो माँ के दूध से बॉटल के दूध पर आ गए। तो मैं समझता हूँ ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जी। जो घरवालों ने बर्दाश्त की, वो कहीं लिखा हुआ नहीं, वो किसी किताब में दर्ज नहीं किया गया, लेकिन वो हम जानते हैं, हम महसूस करते हैं और शायद हमारा समाज कभी उसको महसूस कर सके। आप बताएं, आपके वालिद साहब और अम्मी दोनों के साथ बहुत तकलीफ हुई। मैं इसको यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा कि जब कोई बंदी या व्यक्ति के ऊपर गंभीर आरोप लगते हैं और ख़ासकर देशद्रोह और आतंकवाद के, और वो व्यक्ति पुलिस के क्रूर व्यवहार, टॉर्चर वगैरह झेल कर जेल में जाता है, तो उसको कम से कम एक जगह तो मिल जाती है महफूज रहने के लिए, और खाने के लिए समय पे खाना मिलता है और दवाई मिलती है बीमार अगर होता है, और उसको लोग जानते हैं और उसको कम से कम बार बार टॉर्चर नहीं करते। हालांकि जेल के अंदर हम जैसे केस वालों के लिए रहना भी कोई आसान नहीं होता है आम बंदियों के द्वारा। हम लोगों को अलग नज़रिए से ट्रीट किया जाता है, चाहे प्रशासन हो, चाहे वो कुछ बंदी के द्वारा परेशान किया जाता है आतंकवादी। और कई बार हम ये सोचते थे कि जिस तरह से बाहर या हमारे साथ टॉर्चर किया गया या फिर जेल में आने के बाद जो व्यवहार किया जा रहा है, हम अपने आप को इस पृथ्वी के वासी ही नहीं तसव्वुर करते थे और ऐसा महसूस करते थे कि हम कोई और ग्रह के वाणी हों। ऐसा व्यवहार हमारे साथ किया जाता है, पक्षपात, भेदभाव वगैरह। लेकिन फिर भी हम समझौता कर लेते क्योंकि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं। लेकिन जिसके ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, सिर्फ उसका ये कसूर है कि वो उससे जुड़ा हुआ है, उसका रिश्तेदार है बाहर। मतलब दुनिया और समाज के सामने या मीडिया के सामने एक पहलू होता है जिसके साथ घटित होता है और यकीनन तकलीफदेह होता है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू होता है जो हमेशा छुपा होता है, जो समाज के सामने या किसी के सामने नहीं आ पाता है। वो होता है उसका परिवार वाले, कि वो किस तरह के हालात का सामना कर रहे होंगे। जैसे कि वाहिद साहब ने बताया कि ज़्यादातर इनके केस में वो व्यक्ति थे जो कि बालिग थे, कमाने वाले थे, लाइवलीहुड उनका था, और जब किसी परिवार का लाइवलीहुड ही अंदर चला जाएगा तो जाहिर सी बात है वो परिवार बिखर जाएगा। मेरा जहाँ तक ताल्लुकात था, मैं तो बच्चा था, अब्बू कमा रहे थे, लेकिन उनका समाज के साथ जो रवैया, डर और खौफ के कारण, जो मेरे वालिद को कल तक, मेरी घटना से पहले इज्जत देते थे, एहतराम देते थे, हाथ बढ़ा के सलाम करते थे, तो उन्होंने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया और इससे बहुत पीड़ा हुई मेरे वालिद को, व्यवहार और डर और खौफ के कारण समाज की तरफ द्वारा। कोर्ट में जाते तो बताया जाता ये आतंकवादी के बाप है। तो काम में फर्क आने पड़ा क्योंकि इतने सारे केसेस थे, ज़्यादातर वो जो है कोर्ट में ही होते थे, काम छोड़ना पड़ा। तो इससे हमारे जो जमा पूंजी थी, जेवर थे, ज़मीन थी, वो बिकती रही। और उसके 2 साल के बाद लगभग जो है मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। जेल में रहते हुए मुझको कोर्ट, जब इंतकाल हुआ, जब भी मुझको नहीं पता चला कि उनका देहांत हो गया है। कुछ दिनों के बाद मेरी कोर्ट में तारीख थी, तो वकील धीरे से आए और मेरे कटघरे में खड़ा था और मुझको कहा कि आपके वालिद नहीं रहे। और मैं मतलब कोई प्रतिक्रिया, मतलब जिंदा एकदम सुन हो गया मैं, मतलब क्या प्रतिक्रिया दूं। जज साहब ने भी सुना और उन्होंने भी जो है अफसोस का इजहार किया, लेकिन मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई कि बोलूं करूं क्या। कटघरे में बस बेबसी से हथकड़ी के मैं बंदा हुआ, जकड़ा हुआ मैं खड़ा रहा, और उसी सुनवाई हुई। उस दिन क्या सुनवाई हुई मुझको कुछ याद नहीं। उसी बोझल पाँव से मैं वापस
कोर्ट से जेल पहुंचता हूँ, जेल के गेट से अंदर पहुंचता हूँ अपने वार्ड में, अपने बैरिक में, और खाना भी मुझको पता है कि उस वक्त रखा था, तो नहीं खाए, लेकिन बस सो जाता हूँ। मतलब एक जिंदा लाश, एक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी कि क्या हुआ और क्या और अगर मैं कर भी क्या सकता था। तो अब हालत यह है कि जब मैं रिलीज होकर आया, आज़ाद होकर आया, तो अभी भी मैं जब कभी कब्रिस्तान में जाता हूँ तो मुझे नहीं मालूम कि उनको कहाँ दफनाया गया है, वो कब्र मुझको नहीं मालूम। अपने रिश्तेदारों से मैं पूछता हूँ जो उस वक्त तदफीन में थे, उनको दफनाने में, क्योंकि मैं दफनाने की हालत में भी नहीं आ पाया था, पैरोल भी नहीं मिली थी मुझको, कस्टडी पैरोल। तो वो रिश्तेदार भी कहते हैं कि हम भी भूल चुके हैं कहाँ दफनाया। तो अब मैं किसी एक कब्रिस्तान के कोने में खड़ा होकर उनके लिए दुआ कर देता हूँ, लेकिन मुझको नहीं पता वो कहाँ पर है। तो जेल में जाने के बाद मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, फिर माँ जो पर्दा नशीन थी उन्होंने कदम बाहर निकाले, उनको मेरे पर भरोसा था, मेरी बेगुनाही का, 12 साल वो लड़ी आपके लिए। फिर 12 साल उन्होंने जो है, उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, शहर में ज़्यादा नहीं घूमी थी, पर्दा नशीन थी, घर में ज़्यादा रहती थी, लेकिन इंसाफ की लड़ाई के लिए उन्होंने कदम निकाले। और 10-12 साल जब उनको हुए 2009-10 में, तो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, और ब्रेन हेमरेज के बाद वो पैरालाइज और बिस्तर पे आ गए। तो 2012 में जब मैं रिलीज होकर आया, हालांकि उसके बाद आप करेंगे रिलीज के बाद क्या हालात, मैं जब जोड़ना चाहूँगा, तो उनको मैंने जिंदा लाश की तरह देखा। बहरहाल बताना चाह रहे थे कि जैसे वाहिद साहब ने कहा कि बंदी के अलावा कोई अच्छे हालात जो है बाहर वाले के भी नहीं होते हैं, वो बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उनको कमाना होता है। हमको तो सरकार दे रही है खाना, लेकिन उनको कमाना है, सामना समाज का करना है। कहीं अगर नौकरी कर रहे हैं तो, और कोर्ट में जाना है तो सुबह जाना है तो शाम को लौटना है, पूरा दिन आपका वो दिहाड़ी या वो काम, ऐसे इंसान, ऐसे परिवार के लोगों को कोई काम भी नहीं देता है। उस वक्त के हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन मैं अब रिलीज़ होने के बाद मैंने देखा है कि सिविल सोसाइटी में संगठनों ने जो है इस तरफ रुझान किया, ऐसे निर्दोष लोगों को लीगल हेल्प भी दी जाती है, वकीलों के द्वारा उनको सपोर्ट भी किया जाता है, और उनकी फैमिलीज़ को भी जो उनके बच्चों की एजुकेशन हो या जो ज़रूरियात हो बुनियादी, उसको देने में मदद करते हैं। ये एक अच्छी पहल है और इसको बनाए रखने की ज़रूरत है। हम आएंगे, सरकार समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई साहब, आप कह रहे थे अपने आपके सहबंदी वो निकले हैं बाहर और उनको फ़ोन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तक मालूम नहीं। दुनिया इतनी जल्दी तेज़ी से बदल रही है और आप 10 साल, 15 साल, 19 साल उस दुनिया के से अलग रहे हैं। वापस आने में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। तो आपका फिर भी अनुभव रहा, 10 साल पहले निकले और आपके अब साथी अब निकल रहे हैं, तो मतलब क्या तकलीफ़ें क्या हुई, चुनौतियाँ क्या थी? मतलब निर्दोष, मैं समझता हूँ कि एक आदमी जब अंडर ट्रायल होता है, तो हम जब अंदर गए थे तो हमको लगा कितने दिन रहना है जेल में, 14 दिन, क्योंकि आपको 14 दिन का जुडिशल कस्टडी दिया जाता है। अगर आपको पहले ही दिन भेजा जाए और कहा है कि 14 साल रहना है, तो ये आपके लिए एकदम आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक स्लो पॉइजन है। ये जुडिशरी या जुडिशल प्रोसेस जो अपने आप में एक पनिशमेंट है, ये स्लो पॉइजन है जो आपको 14 दिन से 14 साल तक के काटने पे मजबूर कर दे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब आपको किसी झूठे केस में कन्विक्शन लग जाता है, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो डेथ पेनल्टी, अब आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकी है। आपको लगेगा कि हर आने वाला दिन मेरे लिए गैलोस वाला दिन, हर आने वाला दिन। साथियों को तो जी 5 लोगों को फांसी की सजा लगी और वो 10 साल उस फांसी की सजा के खौफ में जेल में जीते, या कहिए कि जेल में मरते रहे, क्योंकि उनको ये था पता नहीं किसी दिन आ जाए और कह दिया जाए कि इनको लटका दो तो क्या होगा हमारा शर। और रोजाना जो फांसी के फंदे का तख्ता होता है, जब फांसी यार्ड होता है, तो यहाँ पर कैदी को बंद रखा जाता है और इस दीवार के पीछे वो तख्ता होता है
रोजाना उसकी ऑयलिंग की जाती है और उस ऑयलिंग के प्रोसेस की आवाज उसको सुनाई जाती है। ये सुनता है वो कि वो मेरे लिए गैलोस तैयार हो रहा है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अंडर ट्रायल में 14-14 दिन करके 14 साल काट लेना आसान है, लेकिन फांसी की सजा में 14 मिनट काटना मुश्किल। सही। लेकिन इन लोगों ने 10 साल काटे और ये बहुत ही दुख की बात। अब 19 साल के बाद ये लोग आए, दुनिया बदल गई। आज प्लेन में बैठ के साजिद अंसारी मेरे साथ आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 19 साल के बाद प्लेन में बैठा। मैंने कहा 19 साल पहले कैसे बैठे? उन्होंने कहा एटीएस ने बिठाया था बेंगलोर ले जाने के लिए ताकि मेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जाए, और वो टेस्ट भी आप जानते हैं पूरा फेक टेस्ट था, और वो सारी मालिनी, डॉक्टर एस मालिनी की कहानी आप जानते हैं। तो 19 साल पहले वो प्लेन में बैठे और अब जब छूट कर आए हैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए आ जाए। तो वो देखकर हैरत कर रहे थे कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और उनको चलने नहीं आ रहा है। वो जो एक्सीलेटर है उस पर उनको चलने नहीं आ रहा है। वो उनको एक साथ, हम बहुत सारे काम करते हैं ना, हम किसी को ऑर्डर भी दे देते हैं, हम फोन भी अटेंड कर लेते हैं, हम चाय भी पी रहे हैं, हम दरवाजा भी खोल रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं हम लोग, मीटिंग भी जाना। उनको एक वक्त में एक ही काम करने की आदत है जेल में। भाई बंदी होना है तो वो बंदी हो जाता है, भाई बंदी से बाहर आना है तो बाहर चला जाता है, भत्ता लेना है तो भत्ता लेता है, अब उसको दूसरा कुछ नहीं मालूम। अब एक साथ सब काम आ रहे ना, तो वो कह रहे हैं मुझे चक्कर आ रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मेरा पूरा सर गोल गोल घूम रहा है। तो ये 19 साल रहने के बाद मैं समझता हूँ कि कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई शर्म, कोई माफ़ी, कोई पछतावा, कोई अपने सर को झुका देने वाली बात। स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट रातों रात पहुंचती है, शॉकिंग न्यूज़ है उनके लिए, और रातों रात जजमेंट आने से पहले अपील तैयार कर दी जाती है और अपील लेके वहां खड़े हो जाते हैं 24 घंटे के अंदर जी। तो ये जो है बहुत ही शर्मनाक बात है, और ये अपने ही शहरियों के साथ ये दोहरा रवैया अच्छी बात नहीं, इसको बदलने की जरूरत है। क्या बदलाव होना चाहिए, वहीं पे हम अपनी बातचीत को पूरा करेंगे। लेकिन आमिर, आप थोड़ा सा बताना चाहें कि जब आप बाहर निकले तो दुनिया तो बहुत ज़्यादा, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। आप कंप्यूटर नहीं जानते थे, आप मोबाइल फ़ोन नहीं जानते थे, आप जी, क्योंकि ये दुनिया ही नहीं, सेंचुरी बदल चुकी है। मैं 1900 के दहाके में किडनैप किया गया था, और जब मैं रिलीज आया तो 20वीं सदी, 21वीं सदी हाँ लग गई थी। तो सेंचुरी बदली थी। उम्र ज़रूर बढ़ी। मैं लगभग 18 साल या 19 साल की उम्र में मैं जेल में दाखिल हुआ, और जब मैं एक टीनेज के रूप में, और जब मैं रिलीज़ होकर निकला तो एक आदमी के रूप में 32 साल का। लेकिन उम्र ज़रूर बढ़ी, पर शायद उम्र ठहरी सी गई। जो बंदी, खासकर जो जेल में ज़्यादा समय गुजारता है, तो उसकी आयु तो काउंटिंग में बढ़ जाती है, लेकिन उसकी दुनिया या उम्र वो वहीं पर रुकी होती है। जब जेल के दरवाजे खुलते हैं तो वो वहीं से शुरुआत करता है जहाँ से वो अंदर गया था, जिस हालात में वो अंदर गया था। तो मैं जब रिलीज होकर आया, दुनिया और परिवार दो एतबार से बदली हुई पाई। मैं पहले परिवार से बताता हूँ। जब मैं किडनैप था, जैसे बताया, होने से पहले मेरे वालिद साहब थे, मेरी माँ थी, खुशहाल परिवार था, अच्छे से पुरानी दिल्ली में हम गुजर बसर कर रहे थे, एक रिस्पेक्ट था समाज में, इज्जत थी। लौट कर आया तो ना वालिद थे, ना मेरी माँ थी। माँ जिंदा लाश की तरह मैंने उनको बिस्तर पे पाया। ना वो घर था जो मैं छोड़ के गया था, और ना समाज में वो रुतबा, इज्जत या मामलात थे जो कि मेरे पूर्व में थे। तो पूरी तरह से पारिवारिक ज़िंदगी उथल पुथल और ख़त्म हो चुकी थी। -0 से मैंने शुरुआत की एक तरह से। दूसरा था टेक्नोलॉजी के हिसाब से।
टेक्नोलॉजी के हिसाब से मतलब उस ज़माने में जब किडनैप किया गया उससे पहले ना तो मोबाइल होते थे, ना दिल्ली में मेट्रो थी, ना पीवीआर सिनेमा हुआ करते थे, ना प्लास्टिक मनी जिसको हम एटीएम के नाम से, एटीएम कार्ड के नाम से जानते हैं, वो होता था, ना एलईडी एलसीडी मतलब टीवी हमारे सामने बड़े-बड़े टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट और फिर कलर्ड आ गए थे, लेकिन अब वो एलईडी एलसीडी ने ले ली थी। ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, एंड्रॉयड फ़ोन क्या होता है, शॉपिंग मॉल बन चुके थे। तो टेक्नोलॉजी बहुत पूरी तरह से बदल चुकी है और उसको समझने के लिए मुझको बहुत समय लगा। आज भी मैं कई चीज़ें होते हैं अपने दफ्तर में जो सहकर्मी होते हैं, साथी होते हैं, मैं उनसे मदद लेता हूँ और मुझको वो मदद करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन मुझको शर्म भी लगता है फिर नहीं भी, क्योंकि इतना बड़ा हो गया, कोई कहेगा यार इसको ये नहीं आता, लेकिन हाँ नहीं आता, वो एक्सेप्ट है, मुझको करना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि आम तौर से लोग सोचते हैं जब किसी बंदी के बारे में पढ़ते हैं कहीं पर या सुनते हैं कि वो इतने लंबे समय जेल में बिताने के बाद रिहा होकर आ गया, तो एक सोच आती है, अधिकतर ये देखा गया है कि वो सोचते हैं हाँ अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो गया, आ गया वो बाहर आ गया, अब सब ठीक हो गया। खत्म। तो मेरा जो अनुभव है वो ये है कि ज़रूर आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है ज़िंदगी में, तो नई ज़िंदगी मिलती है, मुझे भी नई ज़िंदगी मिली, पर जिस तरह जेल के लोहे के बड़े गेट जिस तरह से आज़ादी के लिए उसके खुलते हैं, उसी के साथ उस व्यक्ति के लिए ज़िंदगी की कई चुनौतियों के दरवाजे भी खुलते हैं, और चुनौतियों के दरवाजे उसको नहीं पता होता है, वो उस वक्त खुश होता है कि मैं आज़ाद तो हुआ, लेकिन वो कुछ समय के बाद उसको उसका सामना करना पड़ता है चुनौतियों का। और चुनौतियाँ जैसे कि उसको समाज किस नज़रिए से देखेगा, क्या एक्सेप्ट करेगा, उसको वही मुकाम समाज, रिश्तेदार, अपने एरिया में मिलेगा जो कि उस आरोप लगने से पहले था, क्या उसका लाइवलीहुड बहुत अहम है, उसको लाइवलीहुड कैसा मिल पाएगा, कोई उसको जॉब दे पाएगा नहीं दे पाएगा, उसका आगे की ज़िंदगी किस तरह से बसर होगी, क्या पुलिस के द्वारा उसको गा भगा परेशान करते जाता रहेगा, उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ेगा, उसको तानों का सामना करना पड़ेगा, तो कई तरह की चुनौतियों का उसको मतलब गेट खुल चुके होते हैं उसके, और उसको सामना करना होता है उसको। तो आप ये आखिर में लंबी बातचीत में मैं तो चाहता कि हम लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं अपने समाज के बारे में, उसकी क्रूरता के बारे में, हमारी सरकारी व्यवस्था में जो क्रूरता है, उस नाइंसाफ़ी है, उसके बारे में समझ रहे हैं। लेकिन वक्त कम है, पर सरकार को क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए जब अब कोर्ट तय किया कि बेगुनाह था, 19 साल 10 साल 14 साल वो जेल में गुजारे, जवाबदेही भी होनी चाहिए। समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो इम्प्यूनिटी है, पुलिस को जो इम्प्यूनिटी दी गई है, पहले तो वो इम्प्यूनिटी ख़त्म कर देना चाहिए। हमारे वहाँ सेक्शन 197 है, हमारे वहाँ दुनिया भर के प्रोटेक्शंस है, हमारे वहाँ होम मिनिस्ट्री का प्रोटेक्शन है। आपको पता है जब कोई पुलिस वाला मारता था ना, तो दूसरा पुलिस वाला बोलता था जितना मारना है मार, हमारा कोई बाल बेका नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे साथ होम मिनिस्ट्री, हमारे साथ जो है सरकार है, तो उनको डर नहीं होता था। अच्छा, अगर मारते मारते कोई मर गया, चाहे वो इलीगल कस्टडी में हो, चाहे वो लीगल कस्टडी में, और हमारे समाज में दोनों तरह की मिसालें आपको मिल जाएंगी, तो फौरन उसको इनकाउंटर में तब्दील करके अपने आप को बचाना कितना आसान है। ख्वाजा यूनुस का आप केस देख लीजिए, और भी बहुत सारे केस आप देख लीजिए। तो मैं समझता हूँ ये इम्प्यूनिटी उनको हटानी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि आपको कहीं ना कहीं, हम जो है ना, लोग कहते हैं कि भाई अदालत ने फैसला दिया, अब अदालत के पास कंपनसेशन के लिए जाइए, अदालत के पास जो है
इसको प्रोसिक्यूशन के लिए जाइए। सारा ठेका अदालत ने ले रखा है कि सब काम अदालत ही करेगा। और सारी जिम्मेदारी आपकी, अब तो कम से कम कोई जी, और जिम्मेदारी मैं यही कह रहा हूँ कि सारा ठेका अदालत ने ले रखा है और ना सारी जिम्मेदारी एक्यूज की है कि वही सब काम करे। जी। हम जब बेगुनाह थे तो हम जुडिशरी में लड़ते रहे, हम जेल के अंदर लड़ते रहे। जब मैं आया तो मैं दूसरों के लिए लड़ता रहा। अब ये लोग आए तो मैं इनके लिए और लड़ता रहूं कि मैं इनको कंपनसेशन दे दिया जाए, इनको रिहेबिलिटेशन कर दिया जाए। तो क्या हमारे समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो इस तरह के प्रोविजंस लाए, इस तरह के इनेक्टमेंट लाए, ताकि आइंदा से इसके में साजिद ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे कंपनसेशन आप क्या देंगे? सही। 19 साल का मुआवजा आप कैलकुलेशन करके बताइए। दुनिया का कौन सा मुआवजा 19 साल का होगा? मेरी खुशियां, मेरी जिंदगी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप सब मुझसे दूर रहे, मेरी जवानी चले गई। आप जवानी ला कर दे सकते हैं? 19 साल का आप मुझे कैलकुलेशन करके बताइए, कुछ नहीं होता। मैंने तो 19 करोड़ की बात की, मैंने बहुत छोटी बात की। साजिद ने बड़ी बात की, उसने कहा कि आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मेरा मुआवजा ये होगा। ये साजिद के मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि आइंदा किसी बेगुनाह को किसी झूठे केस में मत फंसाई। ये बड़ा मुआवजा हमारे लिए, ताकि वो हमारी तरह 19 साल तक के जेल। ये बहुत बुरा है। और मैं तो कहता हूं कि जस्टिस किल्लोर और जस्टिस चांदक को सलाम करना चाहिए। मैं जजमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने क्या डेयरिंग की है और कहां से वो झूठ में से वो सच चुनते थे। झूठ में से 10 झूठ में से एक सच चुनते थे और वो कहते थे ये सच है, ये झूठ है। आम आदमी, आम जज वो नहीं चुन सकता है। उसको डेयरिंग चाहिए, उसको विजन चाहिए, उसको हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए और ज़मीर चाहिए। उन्होंने वो 10 में से एक एक सच चुन के बताया कि ये सच है, इसलिए बेगुनाह है, इसलिए हम छोड़ते हैं। और अगर मैं कहता हूं आपको, अगर वो सच नहीं चुन पाते ना, तो आज ये सब गैलोज में, ये सब फांसी के फंदे पे हो। हालांकि वो बेगुनाह है, कल भी और आज भी, लेकिन ये झूठ की वजह से, इन एजेंसीज के गलत रवैयों की वजह से इनकी जिंदगियां बर्बाद हो। तो आप कह रहे हैं कि एक तरफ, जो मैं समझ रहा हूँ, एक तरफ जिसने आपको फंसाया, जिसने झूठा केस बनाया, और प्रायः मैं जानता हूँ कि पुलिस जानती है कि वो झूठा केस बना दी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको उन्होंने टॉर्चर किया, आपसे गलत साइन लिए, झूठा केस बनाया और झूठे बयान दिए, उनकी कोई जवाबदेही होनी चाहिए। ये आप एक तरफ से कह रहे हैं, और दूसरी तरफ के साजिद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 19 सालों का कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम सरकार ये जिम्मेदारी ले कि आगे की जितनी जिंदगी उनकी बची है, उसमें उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं कल कमाऊँ क्या, या मैं बच्चों को पढ़ाई कैसे कराऊँ, या मतलब उतनी सहायता होनी चाहिए उनकी बाकी जिंदगी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतने साल नाइंसाफी में गुजारे हैं। जी बिल्कुल। और ऐसा कानून होना चाहिए, मतलब कोई दया के तौर पे नहीं, हक के तौर पे हमें मिलना चाहिए। आमिर, आपने इसके बारे में क्या अनुभव किया, क्या सोचे? मैं पहले सरकार के लिए बोलना चाहूँगा कि, और मैं बहुत शुरू से इस बात को कह रहा हूँ, 2013 में मुझको याद है, हम एक डेलीगेशन गया था, राष्ट्रपति उस वक्त थे प्रणब मुखर्जी, उनके पास CPIM के जनरल सेक्रेटरी थे प्रकाश करात जी, और उस डेलीगेशन में मैं भी था, कुछ और सर्वाइवर्स भी थे और कुछ लीडर्स भी थे। और 2 चीज़ों का मुद्दा वहाँ उठाया था, हमने ज्ञापन दिया था कि इस तरह के जो केसेस हो रहे हैं, एक ख़ास कम्युनिटी के ऊपर केसेस लगाए जा रहे हैं और उसका कड़े कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जेलों में संख्या भी मैंने देखी है, गरीबों की, अशिक्षित, कमज़ोर और पिछड़े, उनको अब हम देखें तो मुसलमान और दलित, ये तीनों चारों जो मैंने आपको बताया, इनके ऊपर लागू होती है और उनकी संख्या काफ़ी है जेलों में। इसी तरह हम यूरोप और अमेरिका में देखते हैं तो ब्लैक्स की जिंदगी संख्या जेलों में ज़्यादा है। तो देश में संख्या के हिसाब से कम है, लेकिन जेलों की में परसेंटेज और संख्या के हिसाब से ज़्यादा है।
मैं सोचता हूँ इसका मैं अभी तक उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, ऐसा क्यों है, क्यों होता है, उसको मूल चीज को समझना मुझको लगता है वो भी आवश्यकता है। और मैं राष्ट्रपति जी के साथ मुलाकात की बात बता रहा था, यहाँ पर एक था कि दुरुपयोग किया जा रहा है एक विशेष वर्ग के द्वारा खासकर, और दूसरा उनका कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी के लिए। तो राष्ट्रपति जी ने जो है काफ़ी गंभीरता से हमारी बातों को सुना और सहमति व्यक्त की और कहा कि हम इस चीज़ को देखेंगे। आज तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। पर मैंने उसके बाद से एक बात कहनी शुरू की जो यहाँ मैं दोहराना चाहूँगा। हमारे देश में एक पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो है कि जो सरेंडर मिलिटेंट होते हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है उस पॉलिसी के तहत कि अगर कोई भारतीय नागरिक गलती से भटक कर हथियार उठा लेता है, गलत दिशा में चला जाता है, उसको समझा बुझाकर मुख्य धारा में लाना चाहिए, जोड़ना चाहिए, उनका रिहेबिलिटेट होना चाहिए। तो मैं इसकी सराहना करता हूँ, उसके पक्ष में हूँ उस पॉलिसी के। लेकिन साथ ही मेरा सवाल है कि जो लोग ये कहते हैं कि हम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं, हमने हथियार उठाए, हमने ये कांड किया, तो आप उस पॉलिसी के तहत उनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस तरह की आरोपों में जब कोई निर्दोष व्यक्ति जेल में जाता है, टॉर्चर पुलिस का झेलता है, जेल में यातनाएं वो झेलता है, उसकी बाहर फैमिली बर्बाद हो जाती है, लंबे समय जेल से वो रिहा होकर बाहर निकलता है और कोर्ट की मोहर के साथ वो बरी होकर निकलता है, तो उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं, तो उनके लिए भी पॉलिसी कोई होनी चाहिए। और ये अपराध मुक्त समाज की जो कल्पना हम कहते हैं उसके लिए भी जरूरी है। कल्पना करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल एक व्यक्ति जेल में रहता है और वो फिर रिहा होकर बाहर आता है, मैं अपनी आयु की बात करता हूँ कि मेरी उम्र में कोई जाता है टीन एज में और वो 10-12 साल के बाद रिहा होकर आता है, तो उसकी तो जो सीखने की और डिग्री लेने की और जो स्किल हासिल करने की जो क्षमता थी वो समय, वो तो उसको मौका मिला नहीं। तो 10-12 साल कोई रहा और फिर वो बाहर आए इस हालत में कि जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं। और वाहिद साहब थोड़ा सा अपवाद है कि उन्होंने पीएचडी कर ली निकलने के बाद जी, तो इतने समय के बाद वो बाहर आया, तो वो किस तरह की दुनिया और लाइवलीहुड और अपने समाज को, अपनी जिंदगी को और एक अच्छा नागरिक बनने की तमन्ना रहकर अगर वो चलना चाहते कैसे जिएगा अगर किसी का हाथ सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ इस तरह के गंभीर आरोपों में ही नहीं कहूँगा, मैं तो हर ऐसे बंदी के लिए कल्पना करता हूँ, कहना चाहूँगा कि जो बाहर निकले और उसका कोई ना हो, तो उसको नए जीवन को आगे बढ़ाने में उसका हाथ थामना एक पॉलिसी कोई होनी चाहिए। एक भारतीय नागरिक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका वो हिस्सा है और उसके कुछ अधिकार हैं, आर्टिकल 21 है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये चीज था। दूसरा, समाज का मैं समझता हूँ बिल्कुल इसमें रोल होना चाहिए कि मैं अपनी ही जिंदगी के बारे में कहता हूँ कि जो जिम्मेदारी समाज सरकार की थी वो सरकार ने ना निभा के वो दिल्ली की सिविल सोसाइटी ने उस जिम्मेदारी को समझा और मेरी आगे की जिंदगी को बढ़ाने में मदद की। अगर वो ना होते तो मैं नहीं जानता मैं कहाँ होता, या मेरा एक परिवार भी होता और मैं उस परिवार को अच्छे से आगे गुजारने के लिए मैं प्रयास भी कर रहा होता। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है सामाजिक नागरिक संगठनों के लिए द्वारा ऐसे व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों के परिवारों के लिए हाथ बढ़ाना, उनको संभालना। जब भी हम एक अच्छा समाज और एक अच्छा देश, एक अच्छी दुनिया की कल्पना हम कर पाएंगे। जी, शुक्रिया दोनों साथियों को। मैं आप लोगों की बातें सुन के इतने ज़्यादा जुल्म, इतनी ज़्यादा तकलीफ सहन करने के बाद भी आप लोग, आप दोनों देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत अभी भी यकीन रखते हैं संविधान के ऊपर, इंसानियत के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार और समाज को ऐसे दोहराया नहीं जाए
इसकी जिम्मेदारी, और जिसने आपके साथ ये जुल्म किया है, जिसके कारण से, जिनके कारण से ये हुआ है, उनको इसका कहीं ना कहीं इसका जवाबदेही होनी चाहिए। इसी दौरान साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित मालेगांव के टेरर जो अक्यूज रहे हैं, उनको भी दोषमुक्त किसी न्यायालय में पाया है। बहुत वक्त साध्वी प्रज्ञा जेल में नहीं रही, बल्कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने चुना लोकसभा के लिए लड़ने के लिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही। आज उनके दोषमुक्त होने पर उन पे फूल बरसाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इससे ये साबित हुआ है कि हिंदू समाज का व्यक्ति ही आतंकवादी नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ हम भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या आतंकवाद से हुई, इंदिरा गांधी की हत्या आतंकवाद से हुई, राजीव गांधी की हत्या आतंकवाद से हुई, और अलग अलग मजहब के लोग उसमें शामिल हुए। हर मजहब का व्यक्ति, कोई भी मजहब हिंसा नहीं सिखाती, और कोई भी किसी भी मजहब का व्यक्ति गलत रास्ते पे चल सकता है। ये भी हमें याद करना जरूरी है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि न्यायालय जब साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित को दोषमुक्त पाते हैं, तो एक किस्म का व्यवहार समाज में हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे जो 12 साथी अभी 19 साल के बाद जेल में गुजारने के बाद दोषमुक्त पाए गए हैं, उसके बारे में उस तरह की बातचीत हम सुन ही नहीं रहे, उस तरह का चिंतन, आत्मचिंतन समाज में हम नहीं देख रहे हैं। कई बार जब आप बात कर रहे थे आज, मेरे आंखों में आंसू आने लगे। पर सबसे ज़्यादा जो आपने कहा कि साजिद जो अभी 19 साल बाद निकले हैं, उनका जो सवाल पूछ रहे हैं कि 19 साल का कॉम्बिनेशन हो भी क्या सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर उन्होंने ये बात कही कि बस एक कॉम्पनसेशन आप मुझे दे दें कि ये किसी और निर्दोष व्यक्ति पे ये दोबारा ना गुजरे। बहुत बड़ी बात है। उस तरह के हिंदुस्तान, उस तरह की दुनिया की कोशिश हम सब करें कि किसी निर्दोष को इस तरह से सालों साल जेल के अंदर, उनके परिवार को जेल के बाहर सजा भुगतने की नौबत दोबारा नहीं आए। शुक्रिया आप दोनों को। शुक्रिया और जय। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।